तो चैप्टर नंबर 12 हमें समझ आ गया। चैप्टर 12 मतलब ISA 610 और 620। एक्सपर्ट क्यों है, कब आता है और ऑडिटर क्या फ़ायदा उठा सकता है और कैसे चेक करे। इंटरनल ऑडिटर क्यों है, क्या फ़ायदा है इदारे में, उसके क्या फ़ायदे हैं, एक्सटर्नल से क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से उसे इस्तेमाल कर सकता है, वो हमने समझ लिया। आज का टारगेट सारा ही नॉलेज बेस्ड है। अब जिस स्टैंडर्ड की तरफ आ रहे हैं वो ISA 550 है, रिलेटेड पार्टीज़। रिलेटेड पार्टीज़ जो कि ICAP की किताब या मेरी किताब का चैप्टर नंबर 11 है, और जो लोग किसी और किताब से सर्च कर रहे हैं तो उन्होंने सर्च करना है रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड ISA 550, उनको अपनी किताब में जिस जगह पे भी नज़र आए। रिलेटेड पार्टी एक स्पेशल एरिया है, ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। ऑडिट के शुरू में पढ़ सकते हैं, मिड में पढ़ सकते हैं, एंड पे पढ़ सकते हैं। तो रिलेटेड पार्टी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक स्पेसिफिक मुद्दा है, एक स्पेसिफिक कन्फ्यूजन है। जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं और आपके सामने अचानक से रिलेटेड पार्टीज़ आएँ तो आप फ़ौरन से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ में गड़बड़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है और अकाउंटिंग भी जानते हैं, तो मेरे ख्याल में रिलेटेड पार्टीज़ किसे कहते हैं वो शायद बताना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको भूल भाल गया हो तो रिलेटेड पार्टीज़, हमारे स्पीकर से आवाज़ आ रही है, बाहर से आ रही है, ठीक है। तो जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं, कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी के बड़े, यानी कि कंपनी के टॉप डायरेक्टर्स और जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, फिर उन लोगों के फैमिली मेंबर्स, फिर उन लोगों के वो बिजनेसेस जिन बिजनेसेस में वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, फिर कंपनी की जितनी भी एसोसिएट्स, होल्डिंग, सब्सिडरी टाइप की कंपनी हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टीज़ बन जाते हैं। तो रिलेटेड पार्टी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ऑडिट के स्टैंडर्ड के मुताबिक रिलेटेड पार्टी तीन में से किसी तरह की एक पार्टी को कहते हैं। वो पार्टी जिसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो पार्टी जिस पे आपका इन्फ्लुएंस है, या वो पार्टी जिसके साथ आप मिलके किसी तीसरे के कॉमन इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं, ये सारी आपकी रिलेटेड पार्टीज़ हैं। कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी के बड़े बड़े जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, फिर उनकी जो ताल्लुक वाली कंपनियां, इदारे हैं, और फिर जो कंपनी की ताल्लुक वाली कंपनियां, इदारे हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टीज़ हैं। रिलेटेड पार्टीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। एक बात तय है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जब ट्रांजैक्शन हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा, उन्हें फेवर भी ज़्यादा मिलेगी, उनके साथ डीलिंग भी अलग तरीके से होगी। फिर ये भी बड़ी ख़ास बात है कि शायद उनकी ट्रांजैक्शन छोटे लेवल पे अप्रूव ही ना हो, बड़े लेवल पे अप्रूव हो। शायद उसकी एंट्रियाँ भी डायरेक्टर कहें वो वाली एंट्रियाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, छोटे लेवल पर जो एम्प्लॉई है वो रिकॉर्ड ना करे। तो रिलेटेड पार्टी हमेशा एक बहुत बड़ा रिस्क पोज करता है ऑडिटर के ऊपर। जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है और किसी ऑडिट में उसे पता लगता है यहाँ रिलेटेड पार्टी है, तो वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ की अकाउंटिंग में हर कोई हाथ नहीं डालेगा, तो हर किसी को पता भी नहीं होगा कि हमने किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। फिर रिलेटेड पार्टी होने का मतलब है कि फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस आपकी ओवरली कम्प्लेक्स तरीके से हुई हुई होंगी, जिसको समझना, गेज करना और उसकी रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं होगा। आप सिंपली एक कंसोलिडेशन नाम के छोटे से टॉपिक में इंटर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स को ही रिवर्स कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा लग समझ जाती है। तो सोचिए, इतनी छोटी सी अकाउंटिंग में इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और असल रियल लाइफ में सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो उस तरह की, और उसमें हर ट्रांजैक्शन पे बैठ के सोचना हो कि इसका क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा एरर, फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं। फिर क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ के साथ जब आप डील करेंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगे, तो कंपनियां अपने बहुत सारे फ्रॉड रिलेटेड पार्टीज़ में छुपाती हैं। ईयर एंड पे कोई सेल दिखानी है, अपने पास से माल उठा के रिलेटेड पार्टी के पास रखवा देंगे, ईयर एंड पे सेल दिखा देंगे। ईयर एंड के बाद कह देंगे ओहो जी सेल रिटर्न हो गई, उसमें ये मसला था, लेकिन वो सेल रिटर्न अगले साल में डाल देंगे, सेल पिछले साल में डाल देंगे। ईयर एंड पे अपने एडवांसेस, डिपॉजिट्स के बैलेंस बेहतर करने होते हैं बैंकों ने, वो क्या करते हैं, डायरेक्टर से कहते हैं कि आप अपनी जान पहचान वाली कंपनियों से डिपॉजिट्स उठवा लें या लोन उठवा लें। तो डायरेक्टर अपनी जान पहचान वाली कंपनी के थ्रू कंपनी से लोन लेता है, फिर वो लोन डायरेक्टर के पास पहुंचता है, वो फिर किसी और को देता है वो लोन, और वो लोन डिपॉजिट करके बैंक में जमा करा देता है। तो पैसा जो बैंक से निकला वो उसी बैंक में वापस पहुंच गया, लेकिन ईयर एंड पे बैंक के एडवांसेस भी बढ़ गए, डिपॉजिट भी बढ़ गए, दुनिया की नज़र में बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खूबसूरत हो गई। तो जब भी किसी ने अपने फाइनेंशियल्स को ईयर एंड के करीब खूबसूरत करना हो तो सबसे आसान तरीका है कि रिलेटेड पार्टीज़ का सहारा ले लिया जाए। तो रिलेटेड पार्टीज़ में रिस्क ऑफ एरर भी बहुत है, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी बहुत है।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्मल तरीके से प्रोसेस नहीं होती। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर डायरेक्टर के भाई ने सामान मंगवाया है कंपनी से तो उस सामान पे हर तरह के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होंगे। तो अचानक से वेयर हाउस वाले बंदे को कॉल आ जाएगी कि यार डायरेक्टर की कॉल आई है कि अभी तक सामान पहुंचा क्यों नहीं, मेरा भाई मेरे से बार बार पूछ रहा है। तो वेयर हाउस वाले ने कहा सर आप ही ने तो कहा है 15 तरह के कागज़ बनाया करो, 3 चेकलिस्टें बनाया करो, ये 3 टिक करो, सॉफ्टवेयर में एंट्री करो, फिर सामान को निकालो। उसने कहा भाई तुम पहले सामान को निकालो, एंट्रियाँ करते रहेंगे हम बाद में। डायरेक्टर नाराज़ हो जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी में क्या होगा, कुछ ट्रांजैक्शन हैपहैज़र्ड तरीके से प्रोसेस होंगी। जब हैपहैज़र्ड तरीके से प्रोसेस होंगी तो मोस्ट प्रॉब्ली उनकी अकाउंटिंग मिस हो सकती है, कंट्रोल्स मिस हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये तफसर बड़ा ज़रूरी है कि हम क्यों रिलेटेड पार्टी को लेके इतने जज्बाती हो गए हैं। जब भी एक ऑडिट में रिलेटेड पार्टी होगी तो हमेशा ह्यूज चांस है गड़बड़ होने का, वो एरर हो या वो फ्रॉड हो। अब अगर एक ऑडिटर एक जगह पहुंचा और उसे पता लगा यहाँ कुछ रिलेटेड पार्टीज़ हैं और कुछ उसने ढूंढ के रिलेटेड पार्टीज़ निकाल ली, तो अब उसे समझना होगा कि क्या IAS 24 फॉलो हो रहा है। IAS 24 ये क्या चीज़ होती है? रिलेटेड पार्टी का अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड जो कि सरप्राइजिंगली आपके सिलेबस में नहीं है। कैफ लेवल में क्या आपने पढ़ा है IAS 24? तो नहीं है। ऐसे हैरत से मेरे से पूछा है जैसे मतलब क्या FR1 में तो नहीं, क्या इंट्रो में तो नहीं, तो फिर नहीं है ना आपके सिलेबस में। कैफ लेवल तक आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये भी मुझे ही समझाना पड़ जाएगा। ये बड़ी मुसीबतें हैं। अभी हमारा वो एक लेक्चर जो रेगुलर क्लास है, हमने आखिरी दिन तक, रिवीजन क्लास के भी आखिरी दिन तक इंतज़ार करना था कि आपका वो सारा कवर हो जाए। अब बताया जाता है कि आपके स्टैंडर्ड कवर हो गए हैं क्लास में, वो 2 37 38। तो बस अब जो है इंशाल्लाह ताला क्रैश ख़त्म होगा तो बाकी बच्चों से रुख्सत ले लेंगे। आप लोगों का एक वो जो अकाउंटिंग वाला टॉपिक है उसको लेके चल पड़ेंगे। तो खैर चलें, मैंने ये आखिरी दिन भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। तो पता लगा कि फिर भी अचानक से कुछ शोरशियाँ उठी, उन्होंने बच्चों ने, बागियों का एक टोला इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा कि जी अब जो है ना हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और सर जो है वो टॉपिक हमें नहीं कराया और सर ने क्रैश कराना शुरू कर दिया। हम नहीं पढ़ना चाह रहे, अभी हम रिवाइज नहीं करना चाह। चल खैर, IAS 24 क्या है? अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड जो रिलेटेड पार्टीज़ को डील करता है। आपको पता है अकाउंटिंग के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कोशिश ही होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से आ जाएं, शेयर होल्डर्स को अकाउंट्स में सब कुछ सही नज़र आए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये फोकस है कि जिन शेयर होल्डर्स की या जिन यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने फाइनेंशियल्स को यूज़ करना है, फाइनेंशियल में उनको चीज़ें ट्रू एंड फेयर तरीके से नज़र आएँ। ये किसकी कोशिश है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कोशिश है कि वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कोशिश की है, इंश्योर करो कि क्या वो काम हुआ है या नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि आपने यूँ अकाउंटिंग करनी है, और ऑडिटर को ऑडिट के स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि आपने यूँ ऑडिटिंग करनी है। तो ऑडिट के स्टैंडर्ड का नाम है 550 और अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है IAS 24। जब हम इस बंद कमरे में हल्की सी डिस्कशन करके इतने परेशान हो गए रिलेटेड पार्टीज़ को लेके, तो घर बैठा शेयर होल्डर है, कंपनी का इन्वेस्टर है, कंपनी का क्रेडिटर है, गवर्नमेंट, ये सब भी तो परेशान होंगे। तो इनका हक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कि एक कंपनी क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली अपनी ईयर एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसमें एक लिस्ट दे के ये हैं रिलेटेड पार्टीज़ हमारी। फिर बताएं उन रिलेटेड पार्टीज से किन किन के साथ हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी बताएं फाइनेंशियल्स में, फिर उनमें से कितनी आर्म्स लेंथ हैं, कितनी नॉन आर्म्स लेंथ हैं वो भी बताएं। इतनी मैं अजम्पशन ले सकता हूँ ना, आर्म्स लेंथ नॉन आर्म्स लेंथ नहीं बताना, ठीक है। कितनी आर्म्स लेंथ है वो और कितनी नॉन आर्म्स लेंथ है वो बताई जाए, उनके साथ क्या रिलेशन है एंटिटी का वो सब बताया जाए। तो ये फरमाइश है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और अगर पूरी नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, ऑडिटर नाराज़ हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड शुरू होता है खौफ से कि रिलेटेड पार्टी की वजह से ये रिस्क होते हैं। फिर स्टैंडर्ड हमें बताता है कि IAS 24 ने कुछ बातें बताई, और अब थ्रू आउट स्टैंडर्ड हमारी कोशिश होगी कि IAS 24 वाली बातें पूरी हो जाएं। अब अगेन क्या वही काम करें जो हमने पिछले 2 स्टैंडर्ड्स के साथ किया, समझ के सारा और फिर पढ़ें? ठीक है जी, ये कमाल है, इस रफ्तार तेज़ हो जाती है। अब क्लाइंट पे पहुंचे,
और सबसे पहले रिलेटेड पार्टीज ढूंढें। कैसे ढूंढें रिलेटेड पार्टीज? पहले तो आप मैनेजमेंट से पूछें, भाईजान आप हमें रिलेटेड पार्टीज की लिस्ट दे दें, आपकी जिम्मेदारी IAS 24 ने कहा है आपको, कहाँ है वो लिस्ट, उनसे लिस्ट मांगें। फिर उनसे पूछें आप रिलेटेड पार्टीज ढूंढते कैसे हैं, आपके कंट्रोल्स क्या हैं, आपका निज़ाम क्या है इसके ऊपर, और फिर चेक करें कि जो उनका रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर देंगे और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का निज़ाम है कि आप उसको पे मुतमईन है। अगर आपको लगा नहीं इन तो बड़ा हल्का सा सिस्टम रखा हुआ है, तो फिर समझ आ जाएगी कि मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब रिलेटेड पार्टीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं। ये कहाँ मिलती हैं? क्लाइंट में गए, सोफे की गद्दी के नीचे देख लिया, कुर्सियों के पीछे देख लिया, छत पे जाके देख लिया, कहाँ मिलेंगी रिलेटेड पार्टीज? फाइनेंशियल्स के अंदर, जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ढूंढने से मिल जाए शायद, और ईयर एंड के आसपास की ट्रांजैक्शंस में मिल सकती है, और अनयूजुअल अजीबो गरीब सी ट्रांजैक्शंस में मिल सकती है, और जी अदर देन आर्म्स लेंथ में मिल सकती है, और जी नॉर्मल ऑडिट करते करते आपको खुद ही से कोई टकरा सकती है। और बड़े शेयर होल्डर्स को देख लें, इनका शेयर होल्डर रजिस्टर देख लें, जो जो बड़े हैं वो रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जो बड़ी हैं उनके फैमिलीज़ के बारे में इंक्वायर कर लें, वो रिलेटेड पार्टीज़ हैं। डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करें, डायरेक्टर्स की बाकी इन्वेस्टमेंट्स और बाकी कंपनियों के बारे में आगाही हासिल करें। और एक भाई ने कहा टैक्स रिटर्न से कैसे मिलेगी रिलेटेड पार्टी? बिल्कुल सही कहा, टैक्स रिटर्न, लेकिन कैसे? टैक्स एवेजन से रिलेटेड पार्टी कैसे मिलेगी? टैक्स रिटर्न से रिलेटेड पार्टी कैसे मिलेगी? क्या टैक्स के अंदर आपने कुछ क्रेडिट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं कि सब्सिडरी के लॉसेस होल्डिंग बेयर कर सकती है? पता नहीं कैफ लेवल पे आजकल है या नहीं है कि आप सब्सिडरी के लॉसेस कुछ अरसे तक अपने पास ला के एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। ग्रुप का रिलीफ भी नहीं है कैफ लेवल पे? चलें फिर ठीक है, फिर आपका कसूर नहीं है। अदरवाइज टैक्स रिटर्न के अंदर हम अपने सब्सिडरी के लॉसेस को अपने पास ला सकते हैं 3-4 साल के लिए, और फिर उसके बाद इसी तरह से ग्रुप रिलीफ भी मिल जाता है। तो टैक्स रिटर्न से आपको रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। और जी क्या हो सकता है? कॉमन डायरेक्टरशिप। हमारे डायरेक्टर कहाँ डायरेक्टर, उन कंपनियों को देख लें। स्टार्ट ऑफ ईयर वाली, एंड ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर वाली ट्रांजैक्शंस। इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स देख लें कहाँ हुई हुई हैं। जो हमारे बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनकी, और हमारे बड़े शेयर होल्डर्स ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक ग्लोबल ओनरशिप रजिस्टर होता है। हर कंपनी के 10% से बड़े शेयर होल्डर को ये बताना होता है कि उसने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको एक सेपरेट रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। इन सारी जगह पे ढूंढें और रिलेटेड पार्टीज तक पहुंचने की कोशिश करें। तो बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आपको कुछ रिलेटेड पार्टीज मिलेंगी। अब देखें कि उनकी जो लिस्ट थी क्या सारी उसमें मौजूद है। अच्छा, पिछले साल भी तो इसी तरह की लिस्ट होगी, उसमें पूछ लें भाई उसकी वो 2 कहाँ गई, उसकी कंप्लीटनेस देख लें, इन लोगों से पूछ लें। तो ICAP को बहुत पसंद है ये प्रोसीजर कि वो कहते हैं कि आप एक जगह पे गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप रिलेटेड पार्टीज कैसे ढूंढें, तो ये प्रोसीजर समझ आए, ढूंढ ली रिलेटेड पार्टीज। अब अगला मामला, अगर कोई मुझे ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई है जो इन्होंने नहीं बताई हुई थी, तो उसमें खतरा ही खतरा है। इनकी हो सकता है नीयत ख़राब, हो सकता है नीयत साफ हो। इन्होंने मुझे रिलेटेड पार्टी नहीं बताई, क्यों नहीं बताई? गलती से स्किप हो गई। तो जब रिलेटेड पार्टी ही स्किप हो गई तो लेजर भी स्किप हो गया होगा, ट्रांजैक्शन भी स्किप हो गई होंगी, नेचर भी स्किप हो गई होगी, उसकी अकाउंटिंग भी स्किप हो गई होगी। जब इतनी बड़ी गलती हो गई कि पार्टी ही इन्हें नहीं पता, तो अगर एरर है तो बहुत ख़तरनाक एरर है, और अगर फ्रॉड है तो और ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो अगर मुझे अपने प्रोसीजर लगा के कोई नई मिसिंग रिलेटेड पार्टी मिल गई, इस चैप्टर में ICAP को सबसे ज़्यादा ये सवाल पसंद है कि ऑडिटर को अचानक से एक रिलेटेड पार्टी मिल जाती जो पहले नहीं बताई हुई थी। अब क्या प्रोसीजर लगाने चाहिए? अपने कमरे से बाहर निकलना चाहिए, बाहर गमला तलाश करना चाहिए, गमला उठा के जाके CFO के सर में दे के मारना चाहिए, हमें क्यों नहीं बताया।
सीधी सी बात है कि हम उनसे पूछते रहे, तड़पते रहे हमें रिलेटेड पार्टीज बताओ, और कहा कि बहुत ज़रूरी है, अहम चीज़ है, और उसके बाद मैं ऑडिटर बाहर से आके 4 रिलेटेड पार्टीज नहीं निकाल के दे रहा हूँ, तो भाई क्या हुआ था? एरर हुआ था। वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने फ्रॉड किया है, क्या कहेंगे? एरर हुआ है। हम कहेंगे एरर हुआ है, अब ज़रा ढूंढो कहाँ कहाँ इस एरर के इम्पैक्ट है, निकालो इनकी ट्रांजैक्शन ढूंढ के, और ट्रांजैक्शन ना निकाले और मैं कोई निकाल के लेके आऊँ, फिर उनके ऊपर चढ़ाई। तो अब मैंने देखना है कि उन्होंने क्यों छुपाया, फिर मैंने पूछना है कि आपके प्रोसेस में क्या गलती रह गई जो मिस हुआ। पता लगा वो गलती, तो उस गलती की वजह से तो कई और रिलेटेड पार्टी भी मिस हुई होंगी, तो हम उनसे कहेंगे आप दोबारा से ढूंढें, अपनी गलतियों को ठीक करें, चीज़ों को इम्प्रूव करें, और अगर इंटेंशनली किसी बंदे ने मिस किया तो उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। फ्रॉड के स्टैंडर्ड में जाके हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और फिर ऊपर बड़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर करने हैं प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड पे। तो जो प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड है, फिर उसको हम अकाउंट्स में प्रॉपर उसका इंदराज करवाएंगे 24 के मुताबिक, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी सारी चीज़ें ऐड करवाएंगे, और उसके ऊपर ऑडिट करके तसल्ली करेंगे कि क्या अब हमने सारी चीज़ें पूरी कर ली। तीसरा, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाना है हमने। भला क्यों? रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड की रीज़न भी हो सकती है। हम एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट परचेज करते हैं। रेगुलर क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी, उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। हम एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट परचेज करते हैं जो मलेशिया से 10 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, लेकिन हमारी कंपनी दुबई से ख़रीद रही है 90 रुपये में। मलेशिया से एक इक्विपमेंट 10 रुपये में आ सकता है और हम ख़रीद रहे हैं दुबई से 90 रुपये में। और जब दुबई वाली कंपनी देखी तो डायरेक्टर की फैमिली मेम्बर्स ने वो कंपनी बनाई हुई है, ये हमारे 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर दुबई में कंपनी बनाई हुई है। तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो रही है। कंपनी जो चीज़ 10 में ख़रीद सकती है, शायद डायरेक्टर की कंपनी वहाँ से 10 में ख़रीदती है, उसको दुबई पहुँचाती है, और दुबई में से वो चीज़ सेल करती है पाकिस्तान 90 रुपये में। तो हमारी कंपनी जो 10 में ख़रीदती, उसको वही चीज़ महंगी होकर 90 रुपये में पड़ना शुरू हो गई। रीज़न बीइंग के दरमियान में एक रिलेटेड पार्टी आ गई और चंद डायरेक्टर्स ने अपना फ़ायदा कर लिया। तो जो भी नॉर्मल सेट के ट्रांजैक्शन है, एक चीज़ जो ख़रीदी मलेशिया से जाती है, दुबई से क्यों ख़रीदी जा रही है? मशकूक बात है। एक चीज़ जो आईटी की किसी स्पेशल कंपनी से ख़रीदना चाहिए, हम एक मिडलमैन से क्यों ख़रीद रहे हैं? अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो डायरेक्टर्स बेईमानी कर रहे हैं, और हो सकता है डायरेक्टर नहीं कंपनी बेईमानी कर रही हो। कंपनी 10 रुपये की चीज़ मलेशिया से ख़रीदे, पाकिस्तान में 100 रुपये की बेचे, 90 रुपये प्रॉफिट हुआ, 90 रुपये पे 31% टैक्स दे देगी। लेकिन अगर हमारी ही कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाए और वो सब्सिडरी कंपनी बैठी हो दुबई में, जिसके 100% शेयर्स हमारे पास हों, सब्सिडरी कंपनी 10 रुपये की चीज़ खरीदे मलेशिया से और 90 रुपये की पाकिस्तान की कंपनी को बेचे, तो दुबई में बैठी हुई हमारी सब्सिडरी कंपनी ने 80 रुपये प्रॉफिट कमाया, 5% वैट दे दिया दुबई के कवानीन के मुताबिक, और सारा का सारा पैसा बाहर दिरहम में पाक हो गया, जिसको पहले ही पाकिस्तान से निकालने के लिए पता नहीं कितनी मुसीबतें करनी पड़ती। और पाकिस्तानी कंपनी ने 90 रुपये का माल ख़रीदा, 100 रुपये का बेचा, 10 रुपये के ऊपर टैक्स दिया। तो कंपनी खुद भी अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह की हेराफेरी कर सकती है। तो रिलेटेड पार्टीज़ जब देखनी है, हमेशा शक से देखनी है कि ये क्यों बीच में आ रही है। ये बीच में अगर आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम किसी ट्रांजैक्शन को घुमा रहे हैं, हम किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो तीसरा मुद्दा क्या था? हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के कोई चीज़ नज़र आए तो आप बहुत तहकीक करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, फिर पढ़ें कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हम उसको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर रहे, आउट ऑफ नॉर्मल वे कर रहे हैं। हम क्यों दुबई से ख़रीद रहे हैं? कुछ वैलिड रीजंस हो सकती हैं जी, पाकिस्तान को पाबंदी लग गई है कि हम मलेशिया से माल नहीं खरीद सकते, हम सिर्फ दुबई से खरीद सकते हैं, तो थोड़ी सी उसमें पॉसिबल रीज़न नजर आई। अच्छा भाई, दुबई वाली क्यों महंगी बेच रही है? दुबई की गवर्नमेंट ने कहा कि कम से कम आपने जो चीज़ खरीदनी है उसमें 80% वैल्यू एडिशन करनी है। तो 100 तरह के मसले बीच में हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मसले होंगे नहीं, हम कह रहे हैं हमने शक की नज़र से सोचना है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, स्केप्टिक रहना है स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा। हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट देखना है, कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक जुमला लिखा हुआ है किताब में, बिजनेस रैशनल देखना है उस ट्रांजैक्शन का,
उस ट्रांजैक्शन के पीछे बिजनेस सेंस देखनी है कि क्यों वो ट्रांजैक्शन इतनी घूम के की जा रही है, क्यों हम उसको सीधे तरीके से नहीं कर रहे। फिर ट्रांजैक्शंस के टर्म्स पढ़ने हैं, फिर देखना है कि कौन सी रिलेटेड पार्टी से हो रही है, फिर देखना है क्या उसकी सारी बातें सही से लिखी गई हैं। अगर वो नॉर्मल कोर्स से हट के अगर वो अदर देन आर्म्स लेंथ है तो क्या उसका कोई स्पेशल अप्रूवल लिया है। अगर वो स्पेशल अप्रूवल लिया है तो क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताया है। क्या वो ट्रांजैक्शन पब्लिकली अवेलेबल है, क्या कंपनी उसमें कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। बहुत हुआ तो उस रिलेटेड पार्टी से भी कंफर्म कर देंगे कि भाईजान आपके नाम पे ये ट्रांजैक्शन है, आपको कोई मसला तो नहीं। ये सारे प्रोसीजर लगाने के बाद एंड पे ऑडिटर अगर थोड़ा सा तसल्ली करना चाहता है कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा तो कर ली हैं लेकिन फिर भी ज़रा वो खौफ प्रूफ होना चाहता है, तो क्लाइंट से कहे मुझे लिख के दे दो कि तुमने आज की डेट तक मुझे सारी रिलेटेड पार्टीज़ बता दी हैं, सारी ट्रांजैक्शंस बता दी हैं, सारे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स बता दिए हैं, अब कुछ ऐसा नहीं है जो तुमने मेरे से ना छुपाया हो। फाइनेंशियल में ये अजर्शन देख लेनी है। फाइनेंशियल में आपने बताना होता है कौन सा आर्म्स लेंथ है और कौन सा आर्म्स लेंथ नहीं है। जिसको वो कहें आर्म्स लेंथ नहीं है उससे ज़्यादा मशकूक हुआ है जिसको वो कहें आर्म्स लेंथ है। ये क्या बात है? रिलेटेड पार्टी है और ये सोचना कि वो आर्म्स लेंथ हो, मतलब ये ऐसे ही है कि डायरेक्टर का भाई वेव्स का सीएफओ हो और डायरेक्टर वेव्स की दुकान से जाके मार्केट रेट से वेव्स एसी खरीदे। ये हजम होने वाली बात नहीं है। जब इतना ताल्लुक होगा तो ऑब्वियसली वो किसी एक नॉर्मल डिस्काउंट से तो हटके डिस्काउंट पे लेगा। तो अगर ये अजर्शन दें फाइनेंशियल में कि हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की आर्म्स लेंथ पे, तो बहुत अच्छी तरह से तहकीक करेंगे क्या वाकई आर्म्स लेंथ है या नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? उसकी टर्म्स देखें, मार्केट की टर्म्स देख लें, मार्केट के साथ कंपेयर कर लें, ख़त लिख के मुख्तलिफ लोगों से पता कर लें। और अगर वो कहीं आर्म्स लेंथ नहीं है तो चेक करें उसके क्या टर्म्स थे, और अगर आर्म्स लेंथ नहीं थी तो क्या उसकी प्रॉपर अप्रूवल वगैरह हुई थी या नहीं हुई थी। तो टेक्निकली हमने जितनी भी डिस्कशन की है दैट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड पार्टी में है इतनी ही बात। बाकी इंग्लिश में खींच के उन्होंने जुमलों पे जुमले दे के आप लोगों को साथ साथ उसको बताया है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। क्या हमें रिलेटेड पार्टी का थीम समझ आ रहा है, क्या रिस्क समझ आ रहे हैं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है वो पता लग गया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने क्या एहतियात की है वो समझ आई है। इस स्टैंडर्ड में 3 बातें हमेशा जहन में रखनी है। रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने वाले स्टेप्स, प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड मिल जाए तो क्या करना है, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हट के ट्रांजैक्शन है उसको कैसे वेरीफाई करना है। आईकैप को ये 3 शदीद तरीन पसंद है, यानी कि उसने सिवाय एक आध सवाल के हमेशा सवाल इन 3 में से कोई एक पूछा है, और सबसे ज़्यादा उसने पूछा है प्रीवियसली आइडेंटिफाइड वाला। जब आप ड्राफ्टिंग के सेशन में जाएंगे तो वहाँ पे सर उसामा आपको उसको कैटेगराइज करके बता रहे होंगे कि देखें कितनी दफ़ा सवाल आया है। हो जाए खतरों से टक्कर, 1 और 3 दोनों दबा देते हैं क्योंकि अब हमने बहुत सारा पढ़ना है। एक भाई कुछ कहना चाहते हैं जी। जो पहले से अनआइडेंटिफाइड होगी वही तो मैंने कहा जी। अगर पहले से अनआइडेंटिफाइड है तो रिकॉर्डिंग तो नहीं की होगी इन्होंने। यही हमने कहा कि मुझे अगर कोई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड मिल जाए तो पहले देखूं फ्रॉड था एरर था। इन एनी केस मैं अब उनके पीछे पड़ जाऊं कि भाई तुम लोगों को नहीं पता था ना, गलती हो गई, ओके मुझे पता लग गया है, ये है पार्टी अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड। अब मुझे अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड के जितनी भी ट्रांजैक्शन है मुझे निकाल के दो जी। किस चीज़ का अनआइडेंटिफाइड का कैसे पता लगेगा? देखिए आइडेंटिफाइड का क्या मतलब होता है, बता दी गई। अनआइडेंटिफाइड का मतलब नहीं बता दी गई। हमने आते साथ ही सबसे पहले उनसे कहा था IAS 24 के मुताबिक मुझे लिस्ट दो, कौन है तुम्हारी रिलेटेड पार्टी। उन्होंने मुझे 13 की लिस्ट दी थी। फिर मैंने प्रोसीजर लगाए थे रिलेटेड पार्टीज को ढूंढने के, मुझे मिल गई 15। 13 तो लिस्ट वाली थी, 2 नई मिल गई, इसलिए इन 2 नई को मैं क्या कह रहा हूँ, अनआइडेंटिफाइड। अब वो 2 लेके मैं आऊँगा, मैं कहूँगा उन 13 की बहुत अच्छी अकाउंटिंग, वेरी गुड, इन 2 की मुझे सारी चीज़ें बताओ जी। अब अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन बुक ही नहीं की तो इसका मतलब है वो मुझे मिलेगी ही नहीं। तो मैंने जो ढूंढने के तरीके लगाए उसका बुकिंग से ताल्लुक ही नहीं था इतना ज़्यादा। और अगर ट्रांजैक्शन बुक ही नहीं की तो फिर फ्रॉड कैसा। एक रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन हुई
अगर वो ट्रांजैक्शन की ही नहीं तो ना परचेज रिकॉर्ड की ना पैसे रिकॉर्ड किए। तो जब पैसों का आउटफ्लो रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अकाउंट्स मानते होंगे पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो ये अजीब सा फ्रॉड है जिसमें फ्रॉड करके वो अपने आप को नुकसान में डाल दें। तो कहीं ना कहीं उन्हें आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी, आधी पी जाएंगे वो, फिर हम आधी के पीछे पड़ जाएंगे। जी बात समझ आ रही है? किबला कुछ कहना चाहता है? प्रोसीजर लिखा हुआ है, अभी तक तो मैं प्रोसीजर दिखाई नहीं, मैं तो अभी हवा में बताए हैं। अच्छा, इन्होंने कहा किताब में एक जगह ट्यूटर नोट लिखा है कि हमने याद करना है। ट्यूटर नोट ना मैं बाकी सब्जेक्ट में तो एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए डालता हूँ। ऑडिट में क्या होता है, एग्जामिनर ये हमारा जो किताब को जो रिव्यू करने वाला डिपार्टमेंट है वो हर 2-3 अटेम्प्ट बाद किताब को पकड़ते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को सोचते हैं अरे ज़्यादा बताई हुई है, कैफ के बच्चों से हम क्यों पूछें, डिलीट कर देते हैं। ये बगैर देखे कि उन्हीं के कैफ के जाले में एग्जामिनर ने पिछले ही पेपर में सवाल पूछा हुआ होता है, ख़त्म कर देते हैं। फिर 3 अटेम्प्ट बाद अचानक से कोई बंदा देखता है, कहते हैं इतनी सी कम बातें लिखी हैं, पास पेपर को देखता है, कहता है हो ये पास पेपर तो इस किताब से आंसर ही नहीं हो सकते, वो उनको दोबारा से ऐड कर देता है। तो ऑडिट की किताब के साथ हर 2 अटेम्प्ट बाद ये होता है कि इसमें से टॉपिक निकाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब मैंने ये करना शुरू कर दिया कि जब वो टॉपिक निकाल देते हैं, मैं निकालता नहीं, उसको ट्यूटर नोट में डाल देता हूँ। ट्यूटर नोट इज समथिंग जो किताब ऑफिशियल आईकेप की किताब में नहीं है, लेकिन एक ट्यूटर चाहता है कि अपने बच्चों को बताए। तो मजे की बात है जो ट्यूटर नोट में लिखा हुआ है ना उसके ऊपर 5 सवाल आए हुए हैं। जी इन्होंने कहा ये तब आए थे जब किताब में था, अब किताब में नहीं है। काश एग्जामिनर ये जुमला सुन रहा होता, काश वो ये मानता कि ये किताब में नहीं है तो मुझे नहीं पूछना चाहिए। थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको पता लगेगा एग्जामिनर और किताब और सिलेबस इन तीनों का आपस में कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। वो पेपर बना के सुकून से साइड पे बैठ जाता है, फिर पता लगता है कि किताब में तो था ही नहीं ये सब। फिर शोर उठता है कि किताब हल्की है, एग्जामिनर डाटा है, तो फिर किताब वाले एक्टिवेट होते हैं, किताब अपग्रेड कर देते हैं। फिर शोर उठता है किताब ओवर हो गई, एग्जामिनर तो इतना पूछ नहीं रहा। तो ये जो है ना, मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्डेड कैमरे पे नहीं की जा सकती, बहुत सारे मसले हैं, इनको भी इंटरनल ऑडिटर की बड़ी अशद ज़रूरत है। इंडिपेंडेंस बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन का किताब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किताब वाले अलग लोग हों। किताब वालों की कोशिश है हम बच्चों को तैयार करें इस लेवल पे कि वो पेपर दें। पेपर लेने वाले की कोशिश है इस लेवल पे पेपर लेके किताब वाले कहेंगे। तो जब ये बात की जाती है भाई आपका पेपर बड़ा अजीब सा आया, तो वो कहते हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कहता है हमें तो जो स्किल सेट कहा गया पूछने को हम पूछ रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने बच्चों को किताबें पता नहीं किससे बनवा के दी हैं, बहुत हल्की हैं, अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर कचरा फेंक के साइड पे हो जाता है। मैं वो कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा जितना अगले जुमले ऐड करता जाऊँगा मैं उतना ज़्यादा खतरनाक साइड पे जाता जाऊँगा, तो मुझे बचाएं। ऐसा ना हो कि मुझे जो है ना वो मेरा क्लिप काट के और जो है ना वो उसके बाद मेरी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात आ जाए। तो इससे पहले कि हम ये सोचें कि कौन कब हक बजाने पे और कौन नहीं है, हम एहतियात ना कर लें। किताब में सैकड़ों ट्यूटर नोट तो नहीं है, बड़ा गिनती की 10-12 जगह आपको ट्यूटर नोट नज़र आएंगे, तो ज़्यादा पढ़ लेने में हर्ज नहीं है। चलें एक काम करें, सिर्फ समझ लें, मत याद करें। अगर पेपर में सवाल आ जाए तो सोच लीजिएगा कि चलो शुक्र है सर ने समझने का कह दिया था। तो यकीन माने कि वो किताब से निकालने के बाद भी सवाल पूछ लेते हैं। आप तो आज किताब को देख रहे हैं ना, मैं कितनी अटेम्प्टों से देखता आ रहा हूँ, तो मैं हर दफ़ा के बदलते हुए एग्जामिनर को देखा है तो मैं डर गया हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा डरपोक हो गया हूँ। तो मुझे अपने बच्चों के लिए उतना ही डर लगता है कि ऐसा ना हो, वरना मेरे लिए बहुत ईजी है। बच्चा कहे सर आपकी किताब पढ़ी थी, पेपर में अजीब सा सवाल आया, मैं कहूँ ये देखो आईकेप की किताब में भी नहीं है, मेरी किताब में भी नहीं है, पूछने वाले गलत लोग हैं, ये कह के साइड पर हो जाऊँगा, बच्चा तो रुल गया। तो थोड़ी सी सेफर साइड खेल रहा हूँ। तो ट्यूटर नोट किताब में नजर आए, आप उसको वो अकीदत और एहतराम मत दें जो रेगुलर टेक्स्ट को दे रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर मत करें, एहतियातन पढ़ लें, आपका ही फायदा है। इधर आते हैं वापस, रिलेटेड पार्टीज, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ये तो हमने पढ़ना ही नहीं था, नीचे रहे। हाँ जी, वही नॉलेजेबल विलिंग बायर सेलर के दरमियान मार्केट के टर्म्स नॉर्म्स के मुताबिक जो होता है वो आर्म्स लेंथ है। तो नॉन लेंथ जो कि नॉर्मल रूल से
हटके है, जिसमें कोई फेवर्स मिलती हैं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? वो कहते हैं रिलेटेड पार्टी उसे कहते हैं जिसको तुम्हारा फ्रेमवर्क रिलेटेड पार्टी कहता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हम IAS 24 से पूछेंगे भाईजान आप किसे कहते हो? रिलेटेड पार्टी। फिर वो कहते हैं अगर आपके फ्रेमवर्क ने नहीं बताया तो हमसे 3 निशानियां पूछ लो। 3 निशानियां क्या है? पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर हमारी एंटिटी, या अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी जो रिपोर्ट बना रही है, अकाउंट्स बना रही है, हैज कंट्रोल, वो एंटिटी जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल है और वो जिस पे हमारा कंट्रोल है, और अनदर एंटिटी जो कॉमन कंट्रोल में हमारे साथ कॉमन ओनरशिप की वजह से, क्लोज फैमिली मेंबर्स की वजह से, या कॉमन की मैनेजमेंट की वजह से। तो IAS 550 ने कहा रिलेटेड पार्टी को हम नहीं डिफाइन करेंगे, तुम ढूंढो अपने अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क में, जो मिल जाए उसे फॉलो कर लेना, कुछ ना मिले तो ये 3 निशानियां सुन लो हमसे। आपको पता है IAS 24 में क्या डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की? यही जो नीचे लिखी हुई है। तो बड़े से आने हैं, उन्होंने कहा जी या तो तुम अपने बड़ों से पूछ लो तुम लोग क्या फ्रेमवर्क फॉलो करो, नहीं तो चलो हमसे मोटे मोटे टोटके ले लो और अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टोटके उठा के दे दिए, ताकि कल को लोगों को समझ आ जाए कि ये भी बड़े अजीम है, ये कजन्स हैं आपस में। बल्कि शायद मैंने एक दफ़ा सवाल भी दिया था रेगुलर क्लास में IFAC और ISB का, उसके बाद बच्चे पी गए थे मेरे ख्याल में। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे ईमेल पे जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था, लेकिन बाकी तो बिल्कुल ही खाकू गए थे सवाल को। चले फिर कभी सही क्रैश ना होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को आपके कान खींचता, वो वाली जब क्लास होगी ना मैं उस वक्त कान खींच लूँगा। हाँ जी, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हमें समझ आ गई। IAS 24 क्या कहता है? IAS 24 रिक्वायर करता है डिस्क्लोज करो रेलेवेंट अमाउंट्स, नेचर, ताकि यूजर्स डिसाइड कर सकें कि क्या ये ट्रांजैक्शन से उनको कोई मसला तो नहीं, क्या इस ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल्स में मैनिपुलेट होता तो नहीं नजर आ रहा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लीड टू हायर रिस्क, इसमें हायर रिस्क हो सकते हैं। क्यों? रिलेटेड पार्टीज में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो इनकी ट्रांजैक्शंस बड़ी पेचीदा हो सकती हैं। उसने उससे खरीदा, उसने उसको बेचा, उसने मिलके उसके साथ मिलके उसको बेचा, तो एंड पे फंसे ही रहते हैं कि कहाँ कितना डेबिट करना था, कितना क्रेडिट करना था, कितना परसेंटेज किसको मिलेगा, कितना परसेंटेज किसको मिलेगा। तो इनके बड़े ओवरली कम्प्लेक्स रिलेशन होते हैं। फिर अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह इतने इफेक्टिव नहीं होते कि रिलेटेड पार्टी को समटाइम आइडेंटिफाई करें, और समटाइम चूंकि ये नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे नहीं होते तो इसके अंदर हमेशा खौफ रहता ही है। ऑडिटर को इस एरिया में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरत से ज़्यादा रखनी है। आपने हमेशा शक करना है और हमेशा प्रूव करना है, हमेशा सवाल पूछना है, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। देन क्या होना है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ लगानी है ताकि आप इंफॉर्मेशन ले सकें कि कहाँ कहाँ रिलेटेड पार्टीज़ का रिस्क है। आपने स्पेसिफिकली कंसिडरेशन रखनी है ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिस स्टेटमेंट। ये सवाल पूछते हुए जहन में ससेप्टेबल रहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है इन ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप्स की वजह से। फिर आपने एंगेजमेंट टीम मेंबर से आपस में डिस्कस करना है, अपनी टीम वालों से नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज, रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। और याद है वो जो टीम मेंबर्स आपस में मिलते थे, जो हेड था वो टीम के साथ एक डिस्कशन करता था, उन्हें बताता था। इस मीटिंग में और उसके बाद वाली मीटिंग में आप साथ साथ बताएं कि कौन कौन रिलेटेड पार्टीज़ हैं। एक एम्फसाइज करेंगे टीम को कि आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट रखना है, सर्कमस्टांसेस और कौन सी कंडीशन है जहां हमें लगेगा कि रिलेटेड पार्टी हो सकती हैं, और कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पता लग सकता है कि रिलेटेड पार्टी मौजूद है। तो टीम मेंबर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होगी बड़े टीम मेंबर्स की, वो उन्हें गाइड करेंगे रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। क्लियर? अब हमने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि एंटिटी की रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं और पिछली दफ़ा से कितनी चेंज हुई हैं। फिर पूछेगा उनके नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। 3 चीज़ें ना, रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन, और चौथा है कि वो आर्म्स लेंथ है या नहीं है। तो ये सारी बातें 24 में डिस्क्लोज करनी होती हैं। तो आप इनसे यही पूछेंगे कि भाई कौन सी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनके साथ क्या आपका रिलेशनशिप है, और क्या उनके साथ आप इस दफ़ा ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हैं जिनको हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कह सकें, और हुए हैं तो कौन सी थी, कब थी और किस मकसद के लिए थी। फिर इनके कंट्रोल समझें, इनसे इंक्वायर करें कि भाई आप लोग कैसे आइडेंटिफाई और अकाउंट फॉर करते हो अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को, आप कैसे ऑथराइज करते हो, और आप कैसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को जो नॉर्मल कोर्स से हटके होती है उनको अप्रूव करने का आपका क्या निज़ाम है। तो हम इनसे समझेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग इनसे समझेंगे, इन्होंने क्या कंट्रोल्स रखे हुए हैं रिलेटेड पार्टीज को ढूंढने के। इनको समझ लिया, अब क्या करना है?
आइडेंटिफाई के प्रोसीजर लगाने हैं, ट्यूटर नोट अभी थोड़े पहले जिस पे मैंने तकरीर की है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी बचाना से एक अटेम्प्ट आती है और ICAP किताब को अपडेट करते हुए ये पैरा ही पूरा उड़ा देती है, ये बगैर देखे कि इस पे 3-4 दफ़ा सवाल आया हुआ होता है। तो फिर मैं डर जाता हूँ और एहतियातन उसको किताब में रख देता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने में रिस्क नहीं है, कम पढ़ने में रिस्क है। प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आप उनसे लिस्ट लेंगे और उसके बाद वर्किंग पेपर पिछले साल के देखेंगे ताकि रिलेटेड पार्टीज़ के नाम देखें, कंपनी के प्रोसीजर देखेंगे, डिफरेंट रिलेशनशिप डायरेक्टर और अदर एंटिटीज़ की हैं इनको जानने की कोशिश करेंगे, शेयर होल्डर्स के रिकॉर्ड्स देखेंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स देखेंगे, अदर फर्म से पूछेंगे, पिछले ऑडिटर से पूछेंगे। अक्सर जगह आपको डिफिकल्टी होगी जहां क्लोज फैमिली रिलेशनशिप होंगे, जहां रिलेटेड पार्टी को और एंटिटी होगी जो कंट्रोल कर रही होगी, तो ऐसी जगह आपको ज़रा ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। बैंक और लीगल कंफर्मेशन से आपको रिलेटेड पार्टीज मिल सकती हैं। बैंक में अगर किसी ने हमारी गारंटीज वगैरह दी हुई हैं किसी और कंपनी ने, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के रिकॉर्ड से पता लग सकता है, कोई भी और रिकॉर्ड जिसको आप ज़रूरी समझें आप उसको चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि रिलेटेड पार्टी कहाँ है। तो ये टाइप 1 3 तरह के सवाल। पहला, ढूंढनी कैसे है। अगर आपने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ढूंढी है तो आपने मैनेजमेंट से पूछते हैं भाईजान ये क्या चीज़ है और क्या इसमें कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जब आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिले तो आपने इनके पास जाना है, जब आपको नॉर्मल से हट के ट्रांजैक्शन मिले तो दौड़े दौड़े इनके पास जाना है कि ये क्या ट्रांजैक्शन है। वो कहेंगे ऐसे करके ऐसे हुआ था, तो आप कहेंगे कि इसमें रिलेटेड पार्टी तो नहीं, क्योंकि हुई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स और रिलेटेड भी हुई तो फिर तो बहुत ज़्यादा खतरा है। तो आप मैनेजमेंट आप अलर्ट रहेंगे जब भी आपको अजीब सी कोई ट्रांजैक्शन नजर आए। देन सेकेंड प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है रिलेटेड पार्टी या सिग्निफिकेंट पार्टी ट्रांजैक्शंस जो प्रीवियसली नहीं थी तो प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करे अपने सारे टीम मेंबर्स को ताकि वो भी अलर्ट रहें और उस बंदे से रिलेटेड जो जो उन्हें मिले वो भी ढूंढ लें। रिक्वेस्ट करें मैनेजमेंट से कि भाई उस पार्टी की सारी ट्रांजैक्शंस अब आइडेंटिफाई करो। अभी सारी बातें हमने बाय द वे की हैं, अब सिर्फ हम इंग्लिश में उसको रिलेट कर रहे हैं। इंक्वायर करें कि क्यों एंटिटी के कंट्रोल फेल हो गए और आइडेंटिफाई नहीं कर सके। रिकंसिडर करें रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर रिलेटेड पार्टी, अगर ये अचानक से मिल गई है तो इसका मतलब है कुछ और भी होंगी, तो दोबारा से सोचना शुरू कर दें, दोबारा से वर्किंग करना शुरू कर दें। अगर नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल, अगर जान के लग रहा है तो फिर देखिए इससे मेरे ऑडिट की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये इतने फ्रॉडी हैं कि मेरे से ही छुपा रहे थे तो मेरे से तो पता नहीं क्या क्या छुपा रहे होंगे। एंड फाइनली कुछ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएं उन रिलेटेड पार्टी पे। वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेल होगी, परचेज होगी, जो भी होगी उसके जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर आप वो तो लगा ही दें उस पर। ये सेकेंड तरह के प्रोसीजर। फिर आगे बढ़े, तीसरी तरह के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के ट्रांजैक्शन नजर आई। अब क्या करें, अब थोड़े से ज़रा ज़्यादा बताया इन्होंने। सबसे पहले वो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको समझें। बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन को देखें, क्या उससे सजेस्ट हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी। उस ट्रांजैक्शन के बिजनेस रैशनल को देख के आप देखें कि क्या वो ट्रांजैक्शन ओवरली कम्प्लेक्स तो नहीं, क्या उसमें अनयूजुअल ट्रेड टर्म्स तो नहीं, क्या उसमें कोई लॉजिकल बिजनेस रीजन मिसिंग तो नहीं, कि हम हमेशा फलाना जगह से परचेज करते थे इसमें क्यों चेंज हो गए। प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी तो नहीं उसमें इन्वॉल्व। अगर ट्रांजैक्शन भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स हो और एंटिटी भी वो हो जो इन्होंने छुपाई हुई थी तो खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। अनयूजुअल मैनर से तो नहीं प्रोसेस हुई। फिर क्या मैनेजमेंट ने डिस्कस कर लिया नेचर एंड अकाउंटिंग इस ट्रांजैक्शन की दोषा विद गवर्नेंस से। क्या मैनेजमेंट इस खास ट्रांजैक्शन को किसी खास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से ज़बरदस्ती करने के चक्कर में तो नहीं, कहीं जान के उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। फिर ट्रांजैक्शन के टर्म्स क्या मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन से कंसिस्टेंट हैं और क्या ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर और जो IFRS ने हमें तरीका बताया था उसके मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ। क्या बात समझ आई। थोड़ा सा इसमें ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑडिट एविडेंस हासिल करें, ट्रांजैक्शन क्या सही ऑथराइज और अप्रूव हुई है। अगर मैनेजमेंट ने एक असर्शन दी है फाइनेंशियल में कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुई थी तो चेक करें कि क्या ऐसा हुआ है। तो इस टर्म्स को जो मिलती जुलती ट्रांजैक्शन उसके साथ देखें, किसी एक्सपर्ट को भी बुला सकते हैं। आप कंपेयर करें इस टर्म्स को मार्केट में जो टर्म्स चल रही हैं उनके साथ, मैनेजमेंट के प्रोसेस को जिससे वो बताते हैं कि भाई हम ये चीज़ आर्म्स लेंथ पे कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझें और रीजनेबलनेस देखें डिफरेंट तरह की अजम्पशंस की जो वो कह रहे हैं। कहने का मतलब है जब वो कह दें ये आर्म्स लेंथ है तो हंस जाना है, फ़ौरन से हंस पड़ना है।
चूँकि रिलेटेड पार्टी और आर्म्स लेंथ ना, ये बात ज़रा अजीब सी लग रही है। ये ऐसे ही जैसे कोई कहे कि हमारे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप थोड़ा परेशान ज़रूर हो जाएंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, इतने अरसे में तो ईमानदार तरीन आदमी 700-800 की करप्शन दोस्त को करवा देता है, तो तुम तो कंफर्म गलत लोग हो। ओए बुरा हो गया, गलत हो गया शायद, मैं तो नेचुरल रह के दोनों तरफ की बात कर रहा था। वो एक तरफ वालों को अगर बुरा कहा तो फिर मैंने कहा चलो दूसरी तरफ वालों को भी बुरा कह दें, नहीं ये बात बुरी लगी। एडवोकेसी थ्रेट है ना। अच्छा जी, अब आपने इनकी अकाउंटिंग वगैरह देखना है। जब आपने 700 के मुताबिक ओपिनियन देनी है तो ध्यान से देखना है कि क्या रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड है, क्या रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड है, और क्या वो IFRS हमारे के AFRF ओवरऑल हमारे केस में जो IFRS है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक सही से अकाउंट फॉर हो गई है, और क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयर प्रेजेंटेशन से रोक तो नहीं रहा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीडिंग तो नहीं बना रहा। दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, कल इस पे बहस होगी, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो आपने दोनों के हिसाब से देखना है कि कहीं हमारे फाइनेंशियल्स धोखा देने वाले तो नहीं बन रहे, और अल्टीमेटली क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है। अगर रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क ने बताई है तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि क्या उन्होंने डिस्क्लोज कर दी है और क्या अकाउंट फॉर कर दिया सारी चीज़ों को या नहीं किया। तो स्टैंडर्ड की जो कोर सेंस है वो थोड़ी सी है, लेकिन किताब ने उसको स्टैंडर्ड के पैराग्राफ को ज़रा फैला के ज़रा ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो क्या हमें रिलेटेड पार्टी, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह, क्या हमें रिलेटेड पार्टी है क्या, ये समझ आया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ऑडिटर क्यों इतना जज्बाती हो गया है, उसमें खतरे क्या हैं, और फिर ऑडिटर के 3 तरह के प्रोसीजर, ढूंढने वाले, जो अनआइडेंटिफाइड मिल गई उसके पीछे पड़ने वाले, और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के हैं उनके ऊपर, क्या ये सारे प्रोसीजर समझ आए हैं। तो आज हमने तीनों जो स्टैंडर्ड पढ़े हैं वो तीनों की तीनों नॉलेज बेस हैं, इसमें से लॉजिकल सवाल नहीं आ रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहे हैं। एक आध लॉजिकल सवाल पहले कभी आया था, तो ऐसे में ज़रा ध्यान से उसामा साहब की क्लास में जाना। उन्हें जब नज़र आता है कि सीधे सीधे सवालों वाला एरिया है तो वो अचानक से कोई टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो अचानक से ना आवाज़ार कर देते हैं। उन्हें पता है कि भाई आज लॉजिकल अगर बात कम है तो बच्चे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, और बच्चे आधे घंटे में फ्री हो गए तो मज़ा तो आया नहीं। तो इसलिए जो है ना, ज़रा वो हेलमेट पहन के आपने क्लास में जाना है। हो सकता है वो कोई टेस्ट पकड़ के तैयार बैठे हुए हो कि बच्चों को नहीं छोड़ना। आज मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।